Start. A very good morning, everybody. Well, today we are going to take up the chapter The Rise of Nationalism in Europe. Well, I have been teaching for so many years and I have interacted with many students, and when I talk to them regarding history, this is the chapter that everybody complains to be the toughest one. Whether we meet them with parents or in the class, we find this chapter really bothers students. So we are going to take up unit by unit videos of this particular chapter. The chapter is very informative. The chapter guides us. The chapter makes our concepts clear. I've seen many of the videos online, and there is more stress on technology, though those videos are very good technology wise, but not many of them are stressing on the concept. And we are here with a very basic thing, not much use of technology, but more stress on concept. And your unit 1 starts with the very well known painting of painted by Frederick Sorio. वो पेंटिंग जो पेंटर है उसके मन की भावनाओं को व्यक्त करती है कि फ्यूचर वो कैसा देखना चाहता है यूरोप और अमेरिका का। इसमें एशिया की बात नहीं हो रही है। एशिया के लिए कंसेप्ट अलग तरीके से डेवलप हुआ। हम यूरोप और अमेरिका की बात करें तो उसके लिए वो पेंटर जो है वो क्या कल्पना करता है। लेकिन उस पेंटिंग पे आने से पहले हमें खुद के लिए कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। पेंटिंग पे हम बाद में आते हैं। हम पहले बात करते हैं नेशन स्टेट की, और नेशन स्टेट से भी पहले बात करते हैं नेशन की, क्योंकि चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो दिस नेशनलिज्म पे हमें स्ट्रेस करना है। नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म आता है नेशन से, और नेशन क्या है एक्चुअली? नेशन कंट्री को नहीं बोलते हैं। नेशन इज अ community of people who have shared features. They might be sharing the same language, same religion, same culture, same shared history. तो यूरोप के लिए ये कंसेप्ट ऑफ नेशन था जहां पर बहुत कुछ कॉमन है लोगों में। या तो सेम तरह की भाषा बोलते हैं या फिर सेम रिलीजन है। इंग्लैंड का हम एग्जांपल ले लेते हैं। इंग्लैंड की जो मेन कम्युनिटी है सारे अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज हो गया, कॉमन रिलीजन हो गया क्रिश्चियनिटी, ठीक है, कॉमन कल्चर भी है उनका। तो उन्होंने कहा ये नेशन है। तो नेशन एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। और जहां पर हम स्टेट की बात करें तो बुक में भी मॉडर्न स्टेट के बारे में लिखा हुआ है। मॉडर्न स्टेट क्या होता है? मॉडर्न स्टेट, अब ये मॉडर्न स्टेट क्या है? मॉडर्न स्टेट में 3 चीजें होती हैं। सेंट्रलाइज्ड पावर, सेंट्रलाइज्ड पावर। दूसरा सोवरेन अथॉरिटी, उसका सोवरेन होना बहुत जरूरी है। और तीसरा क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, डिफाइंड टेरिटरी। तो तीनों चीजों पे ध्यान दीजिए। सेंट्रलाइज्ड पावर है, मतलब सारा जो ताकत का सोर्स है, अथॉरिटी है, वो उसके किंग या मोनार्क के पास है, या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके हाथ में है सारी ताकत। और सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। एक जगह है जो कैपिटल है उसकी, वहां पर सारा पावर स्ट्रक्चर कंसेंट्रेटेड है। सोवरेन कंट्रोल है। सोवरेन कंट्रोल मतलब है किसी भी बाहरी ताकत का इंटरफेरेंस नहीं है, सारे अपने फैसले खुद करते हैं। और तीसरा है डिफाइंड टेरिटरी, बॉर्डर्स बहुत क्लियर है। जैसे अब देखिए हमारे और चाइना में के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, बॉर्डर क्लियर नहीं है, मैकमोहन लाइन क्लियर नहीं है। चाइना कहता हम नहीं मानते हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने खींची थी ये लाइन, हम नहीं मानते हैं इसको। तो भारत चाइना का डिस्प्यूट है, यहां पर वो नहीं है, यहां पर डिफाइंड टेरिटरी, बिल्कुल साफ सुथरी बॉर्डर्स। तो ये था मॉडर्न स्टेट, या स्टेट भी कह सकते हैं। और नेशन है जहां पर लोगों में बहुत कुछ कॉमन है, और जब ये नेशन के साथ जुड़ जाता है तो तब बन जाता है नेशन स्टेट। तो 2 वर्ड्स का कंबिनेशन है नेशन और स्टेट।
नेशन जहां पर रहने वाले लोगों के बीच में बहुत कुछ कॉमन है, और स्टेट वहां की सरकार है। जब सरकार नेशन के साथ जुड़ जाती है तो नेशन स्टेट बन जाता है। हमारे पास यूरोप में एग्जाम्पल है, फ्रांस भी एग्जाम्पल है, इंग्लैंड भी एग्जाम्पल है। ये वाला जो डेफिनेशन है हमारे हिंदुस्तान के लिए इतना सूटेबल नहीं है, लेकिन जब इस चीज का स्टार्ट किया गया, इसको, इस कंसेप्ट को, तो तब उनके लिए ये बिल्कुल ठीक बात थी, नेशन स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बीच में यही फर्क है कि मॉडर्न स्टेट प्योरली सरकार का एंगल है और नेशन स्टेट में लोगों की बात की जाती है। और जहां पर लोग और सरकार मिल जाते हैं तो ये बहुत ही एक सूटेबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो नेशन स्टेट मोर सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे स्टेबल है। हम देखते हैं कि 1840 से चल रहा है ये कंसेप्ट, उसी के आसपास डेवलप हुआ। अगर हम फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग की बात करें तो 1848 में ड्रॉ की गई थी। तो वहां से लेकर अब तक देख लो 150 पौने 200 साल हो चुके हैं। लेकिन दुनिया भर में मैक्सिमम जो कंट्रीज एग्जिस्ट करती है वो इन द फॉर्म ऑफ नेशन स्टेट है। कुछ मोनार्कीज को छोड़कर, लाइक सऊदी अरेबिया काइंड ऑफ, उनको छोड़ के मैक्सिमम दुनिया जो है नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गई है और बहुत स्टेबल है। बहुत ज्यादा लड़ाइयां नहीं होती, कोई कोई हो जाती है लेकिन बहुत ज्यादा लड़ाइयां नहीं होती। नेशन स्टेट को बहुत स्टेबल माना जाता है। हम भारत के केस में भी, हम लोग भी नेशन है, लेकिन हमारा डेफिनेशन अभी इसके बाद डिस्कस करता हूं कि हम लोग कैसे फिट बैठते हैं इसमें। और रही बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फ्रेडरिक सॉरियो के पेंटिंग की। फ्रेडरिक सॉरियो कहता है कि दुनिया जो है वो नेशन स्टेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करनी चाहिए, नेशंस के फॉर्म में। तो उसकी पेंटिंग में हमने देखा है एक लंबी प्रोसेशन है, लंबी कतार है, लोग बढ़ते ही चले आ रहे हैं। एक लॉन्ग प्रोसेशन है ऑफ पीपल, लोग उसमें बढ़ते चले आ रहे हैं ऐसे, लंबी। उन लोगों की कॉमन ड्रेस है, मान लो यहां पर कुछ लोग हैं, उनका कॉमन है, यहां पर कॉमन है, यहां पर कॉमन है, साथ में अपना वुड बी फ्लैग, द काइंड ऑफ फ्लैग दे वांटेड, वो वुड बी फ्लैग भी है उसमें। यहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, फ्रांस से इनहेरिट करा गया है। जो न्यूयॉर्क में भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, बेसिकली इसको स्टार्ट फ्रांस में ही किया गया था। इस कंसेप्ट को फ्रांस में लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के फॉर्म में एज्यूम किया जाता है, इसलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल फिगर है। तो लिखा गया है, फ्रेडरिक सॉरियो ने कहा है कि जो जो लोग वॉक करके ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इसको क्रॉस कर गए हैं वो नेशन स्टेट बन चुके हैं। उसमें उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, यूएस एंड स्विट्जरलैंड, जो 1848 के आसपास बन चुके थे। बाकी कतार में है RNQ, वो बनना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो बन जाए। तो फ्रेडरिक सॉरियो ने उस वक्त के लोगों की जो मन की दशा थी उसको स्टडी किया और उसको पेंटिंग के फॉर्म में कन्वर्ट किया। पेंटिंग में नीचे कुछ टूटे फूटे टुकड़े पड़े हुए हैं। फ्रेडरिक सॉरियो कहता है ये उन तमाम इंस्टीट्यूशंस, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, वो जो मोनार्की डिक्टेटर्स थे, उस वक्त के किंग थे जो अत्याचार करते थे, लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, ये उनके इंस्टीट्यूशंस के टूटे फूटे टुकड़े हैं। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है इनको, ये अब पावर में नहीं रह सकते, पावर में ये आएंगे। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में दो चीजें बताई गई हैं। एक है, यू विल फाइंड अ चार्टर ऑफ राइट्स, और इधर है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। अब ये क्या है? एनलाइटनमेंट का मतलब है एक नई अवेकनिंग, एक नई सुबह। तो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट का मतलब है कि यूरोप के लोग या यूएसए के सब लोग कंबाइंडली जाग चुके हैं। वो अब किंग्स का अत्याचार नहीं सहेंगे, वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहते हैं। और चार्टर ऑफ राइट्स ये फ्रांस का है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, या इन सिंपल वर्ड्स में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स। हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स है। जब भारत का संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था, वी फाइंड तब यूएनओ ने यूनिवर्सली डिक्लेयर कर दिया था ह्यूमन राइट्स को। और हम बड़े फॉर्चुनेट थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हमने उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। दो हेड्स में तो रखा फंडामेंटल राइट्स और एक रखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो ये चार्टर ऑफ राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के दोनों तरफ, एक तरफ टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, एक चार्टर ऑफ राइट्स है। और इस विजन को यूटोपियन विजन कहा गया। यूटोपियन होता है
काइंड ऑफ आइडियल, जिसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, चांसेस कम हो जाते हैं एग्जिस्ट करने के, लेकिन वी आर वेरी फॉर्चुनेट, दुनिया भर में नेशन स्टेट बन चुके हैं। तो जो फ्रेडरिक सॉरियो की वो यूटोपियन विजन था वो एग्जिस्ट कर रहा है। एंड ऊपर कहा है, ऊपर से क्राइस्ट जो है उसकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। क्राइस्ट एंड एंजल्स, दे आर अप्रूविंग द न्यू सिस्टम, एंड अलॉन्ग विद दैट यूरोप भर के सब लोगों को जो अलग अलग नेशंस में बनना चाहते हैं उनमें फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो फ्रेडरिक सॉरियो की जो पेंटिंग है ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पेंटिंग है, जिसमें उसने अपना विजन रख दिया कि यूरोप के लोग चाहते क्या है, और साथ में यही भी कह दिया कि भगवान की भी मर्जी है कि नेशन स्टेट्स बने। तो जो आपका पहला यूनिट है बेसिकली आपको पहले कंसेप्ट देता है। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बताता हूं एग्जैक्टली वो चाहते क्या थे। अब देखो, मैं तुम लोगों के सामने क्या करने जा रहा हूं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। यूरोप में किंगडम्स थे, कंट्रीज नहीं थी। तो एक किंगडम के अंदर बहुत सारी भाषा बोलने वाले, बहुत सारे कल्चर वाले, बहुत सारे रिलीजन वाले लोग रहते थे। हम लैंग्वेज को बेसिस लेते हैं। अब मान लो ये एक जंक्शन है जहां पर 4 किंगडम्स मिलते हैं, किंगडम ए, किंगडम बी, किंगडम सी, किंगडम डी। ये 4 किंगडम्स मिलते हैं आपस में। हमने एक चीज तो देखी है कि ज्योग्राफिकली एक भाषा बोलने वाले लोग ज्योग्राफिकली एक जगह पे रहते हैं। आप हमारा एग्जाम्पल लीजिए, पंजाब की बात कीजिए जो भारत में है और जो पाकिस्तान में पंजाब है। हमने तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाकर बांट दिया, लेकिन बॉर्डर के दोनों तरफ लोग एक ही भाषा बोलते हैं। और आपको दुनिया भर में कहीं भी ओरिजिनली पंजाबी वहां से यहाँ से माइग्रेट होकर वहां पंजाबी बोले, कनाडा में बोले, ऑस्ट्रेलिया में बोले, लेकिन जो उनका घर है वो यही है। बंगाल की बात लो आप, वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है, पॉलिटिकल तो डिवाइड कर दिया, लेकिन सारे बंगाली लैंग्वेज बोलने वाले वहीं पर लोकेटेड हैं। उसकी जगह आपको कहीं और कोई जगह नहीं मिलेगी जहां पर बंगालीज की मेजॉरिटी है। एक भाषा बोलने वाले लोग ज्योग्राफिकली एक जगह पर रहते हैं। अब मान लो ये 4 किंगडम है और यहां पर ये लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, तो इधर वाले भी यहां वाले बोलते होंगे, अगर यहां वाले भी बोलते होंगे और यहां वाले बोलते होंगे, लेकिन ये डिवाइडेड है 4 अलग अलग किंगडम्स में, अलग अलग, लेकिन भाषा ये बोलते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि हम मिलकर एक नेशन बन जाएं, हम डिवाइडेड ना रहें। तो इनका इस तरह मिलकर एक नेशन बना लेना, यही इस चैप्टर को समझाने का मकसद है कि किस तरह यूरोप में जो लोग अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थे, उन लोगों ने स्ट्रगल किया अपने रेस्पेक्टिव किंगडम्स को डिफीट करके आपस में एक होकर अलग नेशन बन गए। जर्मनी में आज सब जर्मन लोग हैं, एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन कभी वो लोग किंगडम्स में डिवाइडेड थे। फ्रेंच लोग अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थे, लेकिन उन लोगों ने स्ट्रगल किया और अपनी लैंग्वेज को कॉमन मानते हुए एक साथ एक जगह हो गए। ज्योग्राफिकली रीलोकेट तो नहीं हुए, लेकिन अपने ऊपर जो कंट्रोल करने वाली ताकत थी उसको हटाया और एक जगह हो गए। तो इसी स्ट्रगल का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें ना आपके बुक में अर्नस्ट रेनन का बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कंपेयर किया गया है व्हाट इज अ नेशन अकॉर्डिंग टू द यूरोपियंस एंड व्हाट इज नेशन अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट रेनन। बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा। जो पहले वाला डेफिनेशन था जिसमें कहा था सब कुछ शेयर्ड है, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन रिलीजन है, तो पहले डेफिनेशंस कहते हैं कि अगर बहुत कुछ कॉमन है तो वो नेशन है। लेकिन हम इंडिया तो फिट नहीं बैठता इसमें। हमारे इंडिया में तो हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन है हमारा, इतनी कास्ट है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो हम नेशन कैसे हैं? तो अर्नस्ट रेनन कहते हैं कि वो जो कॉमन है, लैंग्वेज, रिलीजन, रेस, उसको बेस मत मानो नेशन के लिए। कॉमन मानना है तो अपनी कॉमन हिस्ट्री, कॉमन सैक्रिफाइसेस, if you have given sacrifices for a common cause, if we have common national heroes, like we in India have common national heroes, like we had Bhagat Singh, Gandhi ji, we had Subhash Chandra Bose,
We had common heroes. Subhash Chandra Bose from West Bengal, Bhagat Singh from Punjab, Gandhiji from Gujarat. But still fighting for one common cause, independence of India. As a result, we are also a nation, and we are a more stable nation. Because in spite of so many diversities, we are still one. India qualifies for the definition of nation because of this second way of explaining. That if we have got efforts common, sacrifices common, cause common, history common, we are a nation still. So that was the Ernst Renan definition of nation. So what you need to do is to give a good reading of these 2 pages, and you can share your comments in the videos below. And since बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन तक कंसेप्ट्स पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को शेयर करें, ओके, सब्सक्राइब करें, सो दैट अगले वीडियोस के लिए आप ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो जाएं, एंड चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम उन बच्चों तक पहुंच सकें जिनके पास क्वालिटी कंटेंट शायद इतना नहीं मिल रहा, तो हम उनकी भी हेल्प कर सकें। तो इसके साथ ही हम ये पहला वीडियो जो इस चैप्टर का है इसको हम खत्म करते हैं, एंड आप लोग अपने कमेंट्स में फीडबैक दीजिए, ओके। एंड आज के लिए इतना ही है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।